ऑलराइट। सो हम हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ओपन फीड वाटर हीटर। ठीक, आज हम लोग डिस्कस करेंगे द क्लोज फीड वाटर हीटर। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि हम जब रीजनरेशन कर रहे थे, रीजनरेशन इज ब्लीडिंग ऑफ द स्टीम। आप स्टीम को ब्लीड करा रहे थे अपने टरबाइन से, थोड़ी सी स्टीम को आप ब्लीड करा रहे थे एक्सपेंशन के बाद, और उसके बाद आप क्या करते थे कि यू आर डायरेक्टली मिक्सिंग इट इनटू दी फीड वाटर, और उससे आप फीड वाटर आपका हीट हो जाता था, और उसके बाद आप उसको फर्दर जो है उसको बॉयलर में आप फीड वाटर को सेंड कर रहे थे। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रीजनरेशन होता है वो दो तरीके से होता है। वन इज दी ओपन फीड वाटर हीटर एंड दी अनदर वन इज क्लोज फीड वाटर हीटर। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका ओपन फीड वाटर हीटर है, इट इज नथिंग बट अ मिक्सिंग चैम्बर। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, अपनी स्टीम को आप और फीड वाटर को डायरेक्टली मिक्स कर दे रहे हो। ठीक, तो ये आपका मिक्सिंग चैम्बर ही है। ठीक, क्लोज फीड वाटर हीटर में थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक, पहले तो हम ये समझते हैं कि वाई वी आर ऑप्टिंग दिस क्लोज फीड वाटर हीटर इंस्टेड ऑफ दिस। हम इस अगर हमारा इससे काम चल जा रहा था तो हम इस पे स्विच ही क्यों कर रहे हैं, इसको हम और इतना कॉम्प्लेक्स यूज क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले इस पे डिस्कस करते हैं। इसका रीज़न यही है कि जब आप हाई प्रेशर स्टीम को, जिसका प्रेशर बहुत हाई है, ठीक, हाई प्रेशर स्टीम को आप लो प्रेशर वाटर में मिक्सअप करोगे तो क्या होगा, टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक, टर्बुलेंस विल क्रिएटेड। ठीक, तो टर्बुलेंस अगर क्रिएट हो जाएगा तो आपको वहां पर जहां पर आप ये फिनोमेनन कर रहे होगे वहां पर क्या होगा, टर्बुलेंस क्रिएट होगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है ना, फिर आपको और चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कि जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो हाईली इंटैक्ट है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमारे जब आने लगती है तो हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग दी क्लोज फीड वाटर हीटर। यानी कि जब आपका जो जो प्रेशर डिफरेंस जो होता है, मतलब कि जो स्टीम का प्रेशर होता है और आपका जो फीड वाटर का प्रेशर होता है, व्हेन द डिफरेंस इज वेरी हाई, देन वी विल गो फॉर दी क्लोज फीड वाटर हीटर। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली मिक्सिंग नहीं होती। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हेयर वी यूज दी हीट एक्सचेंजर्स। ठीक, हीट एक्सचेंजर्स क्या करते हैं, वही सिंपल, एक आपके एक ट्यूब में क्या होगा, स्टीम फ्लो कर रही होगी, और आपके दूसरे ट्यूब में क्या होगा, दी वाटर विल फ्लो, और ये क्या करेंगे, अपनी हीट को क्यू को एक्सचेंज करेंगे। बस, दिस इज योर हीट एक्सचेंजर। ठीक है ना, तो अब जरा इसका सेटअप समझते हैं क्लोज फीड वाटर हीटर का। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझेंगे हमको समझ में आ जाएगा चीज़ें। ध्यान से देखिएगा, क्लोज्ड फीड वाटर हीटर। ऑलराइट, इसका जरा सेटअप देखते हैं कैसे बनेगा हमारा। सबसे पहले हमारा आता है बॉयलर, जो कि हमारा मेन कंपोनेंट्स तो वही रहेंगे, बॉयलर। ठीक, बॉयलर से हमारी स्टीम गई यहाँ पर टरबाइन में, टरबाइन। ठीक, टरबाइन से आपने क्या किया, स्टीम को ब्लीड करा लिया। ठीक, यहाँ पर आपकी ब्लीडिंग हो गई, और ये आपकी स्टीम हीट एक्सचेंजर में जा रही है। ये आपका हीट एक्सचेंजर। यहाँ पर हम वी आर नॉट यूजिंग दी मिक्सिंग चैम्बर। यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंजर से आपकी हीट स्टीम जा रही है, तो ये यहाँ पर गई और सीधे यहाँ पर कहीं पर ये इसका आउटलेट आया होगा। ठीक, ये इसका एरो मैं इधर बना देता हूँ। ठीक, अच्छा, बाकी बची हुई स्टीम को आपने क्या किया, पूरा एक्सपेंड कराया, पूरा आपने इसका एक्सपेंशन कराया। ठीक, एक्सपेंशन कराया तो ये कहाँ जाता है, कंडेंसर में। कंडेंसर में गया। ठीक, कंडेंसर के बाद क्या होता है, पंप आता है, पंप। ठीक, अब अब जो पंप से यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका कोल्ड वाटर है, अब ये आपको इसको ही हीट करना है, जो पूरा ही कंडेंस हो चुका है, अब आपको इसको हीट करना है। तो पंप ने क्या किया, यहाँ पर ये आपकी स्टीम को यहाँ पर भेज दिया हीट एक्सचेंजर में, और ये देखिए आपकी यहाँ पर स्टीम निकली है। ठीक, यानी कि ये जो ब्लीड करी हुई स्टीम, ये देखिए यहाँ पर आ रही है, ये इधर नीचे, और ये जो यहाँ पंप ने जो किया है वो यहाँ पर जा रही है। थोड़ा सा एरोस का ध्यान रखिएगा और डायरेक्शंस का ध्यान रखिएगा, समझ में आ जाएगा चीज़ें। ठीक, ये इधर चला गया। ठीक, अच्छा,
अब देखिए, अब ये जो स्टीम आपकी लीड हो गई थी, इसने क्या किया, इसने अपना टेम्परेचर और प्रेशर दोनों लूज कर लिए हैं, क्योंकि क्यों, इसने अपना ये इसने जो अपनी हीट थी वो किसको दे दी, यहाँ पर जो पंप में आपका फीड वाटर आ रहा था इसको दे दी। ठीक है, तो ये यहाँ चला गया। अब ये यहाँ पर जब जाएगा तो वापस से इसको आपको पंप करना पड़ेगा, तो इसको आपने इधर यहाँ पे पंप किया, ये वाली स्टीम को जो आपने, ये आपका पंप 2 है, दिस इज योर पंप नंबर 2, दिस इज योर पंप नंबर, ये आपका मेन पंप है, पंप नंबर 1। ठीक, उसके बाद पंप 2। ठीक, अब देखिए, एक जो आपकी मेन वाटर जो वाटर लाइन थी वो ये थी, और ये वाली आपकी कौन सी लाइन है, ये आपकी जो ब्लीड करी हुई स्टीम लाइन है। अब इसको कहीं ना कहीं मिलाना तो पड़ेगा ही, तो ये आकर यहाँ पर आके मिलती है एक मिक्सिंग चैम्बर में। दिस इज योर मिक्सिंग चैम्बर। तो ये यहाँ पर गई और ये यहाँ पर गई, और ये आपकी अब यहाँ पर चली गई। तो आपका जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा। सो दिस इज योर सेटअप ऑफ द क्लोज फीड वाटर हीटर। ठीक, और ये डायरेक्शन। ठीक, तो अब मैं जरा इसको यहाँ पर एक तो पहले चीजें बता दूं कि ये वाली जो आपकी लाइन थी, दिस इज योर लीड स्टीम लाइन। ये कंफ्यूज मत होइएगा, बस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और ये आपकी जो थी, ये वाली जो लाइन थी, दिस इज योर मेन वाटर लाइन, मेन फीड वाटर लाइन, और ये यहाँ पर आके मिक्स हो रही है। ठीक, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, वरना बिना वजह आप लोग कंफ्यूज होंगे, बस मैंने बताने के लिए आपको ये चीज लिखी थी। ठीक, अब जरा इसके पॉइंट्स को देखते हैं, पॉइंट्स को। पंप में हम सीधे 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 पंप में, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। पंप के लिए हमने 1 2 3 4 यूज कर लिया। ठीक, अब थोड़ा सा ट्रिकी है, चीजें समझिएगा। देखिए, मिक्सिंग चैम्बर जब ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पर, ये दोनों मिक्स हो गए, अब मिक्स हो गए यहाँ पर, दिस इज योर पॉइंट नंबर 5। ठीक, बॉयलर में गए, बॉयलर में जब जाएंगे तो उसमें हीट ऐड हो जाएगी, तो दिस इज पॉइंट नंबर 6। ठीक, जब 7 तक पहुंचा था तब हमने उसको ब्लीड करा लिया था, और बाकी हमने बचा हुआ पार्ट हमने उसको 8 तक एक्सपेंड कराया। ठीक, अच्छा, और यहाँ पर आपका जो दिस इज योर पॉइंट नंबर, ये आपका पॉइंट नंबर 9 आया। ठीक, कब पॉइंट नंबर 9 आया, कि जब ये जो पंप, इसने इसको पंप कर दिया था, और और ये अभी अपनी हीट गेन कर चुका है, यानी कि जो ये आपका फीड वाटर है और इसका टेम्परेचर जो है इस समय ज्यादा है। 9 इज योर फीड वाटर विथ हाई टेम्परेचर। ठीक, तो अब अगर अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका मतलब क्या है, कि 7 जो जो आपका देखिए पॉइंट नंबर 7 था, 7 क्या बन गया, पॉइंट नंबर 3। 7 देखिए यहाँ पर आपका 7 आया, और ये कहाँ चला गया, पॉइंट नंबर 3। ठीक, जो आपका 2 था, देखिए 2, 2 जो है अब वो 9 बन चुका है, या उसने अपनी हीट को गेन कर लिया, तो जो आपका जो मेन वाटर लाइन थी वो 2 से अब 9 हो चुकी है, देखिए 2 to 9। ठीक, अच्छा, और जो आपका यहाँ से जो 9 और 4 जब मिक्सअप होते हैं तो वो क्या मिलके बनाते हैं, दिस इज 5। यानी 9 + 4 आपका क्या मिलके बना रहे हैं, 5। ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए किया है कि ये देखिए जो क्या, कहाँ कौन सी स्ट्रीम कहाँ जा रही है। मतलब 7 स्ट्रीम जो है वो 3 में कन्वर्ट हो रही है, 2 9 में कन्वर्ट हो रही है, और 9 और 4 मिलके 5 बना रही है। तो दिस इज योर बेसिक डायरेक्शन ऑफ द वाटर और एंड द स्टीम इन द क्लोज फीड वाटर हीटर। ये है इसका डायग्राम। अब जरा इसका टीएस डायग्राम बनाते हैं। टीएस डायग्राम भी थोड़ा सा मतलब आपको टफ लगेगा, लेकिन मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कैसे टीएस डायग्राम बनाएं। ध्यान से देखिएगा, बस पॉइंट्स पे बस ध्यान रखिएगा। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दी पॉइंट्स ओनली। ये हमारा दिस इज योर टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम, ठीक। दो पंप देखिए, देखिए दो पंप है, पंप नंबर 1, पंप नंबर 2। एक बात, ठीक है। चलिए सबसे पहले वही कंडेंसर ही बना लेते हैं, कंडेंसर वाली स्टीम बना लेते हैं तो थोड़ा आसान होता है हमारे। कंडेंसर वाली स्टीम बना ली, ठीक। अब जरा पंप देखिए, पंप नंबर 1 से 2 क्या हो रहा है, सिंपली आपका पंप हो रहा है 1 से 2, और ये क्या है, दिस इज योर फीड वाटर लाइन, ये मेन वाटर की लाइन है।
यानी कि दिस इज योर पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। ठीक। अच्छा, और एक मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि देखिए क्या हो रहा है कि अभी मैं ये वाले इधर के पॉइंट्स बनाऊंगा। मैं सिंपल ये बता रहा हूँ, मैं बॉयलर बना रहा हूँ कि बॉयलर, आपका बॉयलर क्या कर रहा है। बॉयलर आपका देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह बॉयलर हीट कर रहा होगा। ठीक, ये वाले पॉइंट्स अभी बनाऊंगा मैं, और हीट कर रहा होगा, सुपर हीटिंग हुई होगी, ये सुपर हीटिंग हुई। ठीक, और ये आपने उसको टरबाइन में एक्सपेंड करा दिया। ठीक। अच्छा, तो यानी कि बॉयलर में, यानी ये जो पॉइंट नंबर 6 है, तो ये पॉइंट नंबर 6 हो गया। ठीक, 7 यानी कि आपने कुछ पार्ट उसका क्या करा था, ब्लीड कराया था। यानी कि आपने उसका कुछ पार्ट यहाँ 7 से आपका कुछ पार्ट आपने ऐसे ब्लीड कराया। ठीक, तो यानी ये आपका पॉइंट नंबर, दिस इज योर पॉइंट नंबर 7 जहाँ पर आप ब्लीडिंग करा रहे हैं। ये यहाँ पर ये ब्लीडिंग हुई। ठीक, ब्लीडिंग हुई, और देखिए अब जब ब्लीडिंग हुई तो वो क्या हो गई, उसने अपने हीट को लूज किया, तो वो क्या बनी, पॉइंट नंबर 3। ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर उसने यहाँ पर इतना टेम्परेचर लूज किया, फेस चेंज हुआ। ठीक, तो यहाँ पर ये उस पॉइंट नंबर 3 तक पहुंचा। 7 जो है वो 3 तक पहुंचा। देखिए 7 जो है, ये जो आपका 7 है, देखिए वो 3 तक पहुंचा। ठीक, अब देखिए 3 के बाद फिर पंप लगा हुआ है, तो वो कहीं फिर से यहाँ पर उसको पंप करेगा 4। ठीक। अच्छा, अब देखिए, और ये आपका पॉइंट नंबर 4 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए 5 और 9 कैसे हम इसको प्लॉट करेंगे, 5 और 9 को हमको कैसे प्लॉट करना है। ये आपका कुछ इस तरह बनेगा। देखिए ये आपका पॉइंट नंबर 4 आ गया। ठीक, अब देखिए 5 से आपका क्या हो रहा है, 5 से आपका बॉयलर में जा रहा है, यानी कि 5 आपका पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा। ये इधर इस तरह मिला है, ये लाइन ऐसे है। एक मिनट में फिर से बनाता हूँ, आपको कंफ्यूजन होने लगेगा यहीं से। 3, 3 से आपका पंप आया 4। ठीक, और बॉयलर आपका कहाँ शुरू है, यहाँ से। ये ठीक, दिस इज योर पॉइंट नंबर 5। अब ठीक है, दिस इज 2 एंड दिस इज योर 5 एंड दिस इज योर पॉइंट नंबर 9। अब समझते हैं इसको कैसे। देखिए देखिए क्या हो रहा है, हमारा 1 से 2 हमारा एक पंप आया जिस जो कि मेन वाटर लाइन था। ठीक है। अच्छा, और क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, 6 तक आपने बॉयलर पहुंचा था, 6 में बॉयलर पहुंचा था, और उसने 7 पे उसको ब्लीड करा लिया। ठीक, ब्लीडिंग हुई, तो जब ब्लीडिंग हुई और उसने अपनी हीट को जब एक्सचेंज किया, तो कौन सा पॉइंट नंबर आया, वो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पर आया। ठीक, और उसके बाद 3 के बाद आपने क्या किया था, पंप लगाया था, तो 3 से 4 आपका पंप चला गया। ये सब चीजें हमको मेन समझ में आ जा रही है कि ये तो हम कर ही रहे हैं, और ये आपका पॉइंट नंबर 8 की जो आपका पूरा फर्दर हो गया। ठीक, कंफ्यूजन जो है वो हमारा इसमें है कि 4 भी सही है, 5 9 पे हमारा कंफ्यूजन है कि 5 और 9 कैसे आए। ठीक, अब देखिए हमारा जो देखिए हमारा जो बॉयलर है, वो कहाँ से अपनी बॉइलिंग स्टार्ट कर रहा है, वो पॉइंट नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा है, और वो आया किससे, 9 और 4 से। और 9 आपका क्या है, 9 आपका हाई टेम्परेचर है, और 4 जो है आपका वो एकदम ही लो टेम्परेचर अब हो चुका है, कि भाई स्टीम ने अपनी पूरी हीट दे दी, और पंप अब उसको क्या कर रहा है, मिक्सिंग चैम्बर में सिर्फ मिला रहा है। ठीक है ना। तो तो आपका ये 4 और 9 मिलके अब जो है पॉइंट नंबर 5 बना रहे हैं। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 5। ठीक है ना। तो इसमें बस हमको जो कंफ्यूजन होता है वो यही होता है कि 5 पॉइंट कहाँ से आया, वो किससे मिलकर आया, 9 और 4 से मिलकर आया। कि आपकी यहाँ पर जो स्टीम थी, वो ये इसने अपनी हीट को दे दिया, और क्या हुआ, अब स्टीम का टेम्परेचर ऑब्वियसली 4 का ज्यादा होगा, तो 4 का टेम्परेचर ज्यादा है किससे, 9 से। लेकिन जब ये लोग मिलेंगे तो मिलके क्या बनाएंगे, 5 बनाएंगे, और इसमें टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, 4 का टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 9। ठीक है ना। तो ये जो आपका 5 पॉइंट है, इसीलिए मिडिल में आया है, किसके, 9 और 4 के।
और बॉइलिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई है? पॉइंट नंबर 5 से, ठीक है ना, इसीलिए बस 4.2 पर है। जब आप अगर आप उसको खुद से बनाएंगे तो हमको ये लगता है कि 4 पॉइंट नीचे आएगा, 4 पॉइंट नीचे नहीं आएगा, 4 पॉइंट ऊपर ही आएगा। क्योंकि क्यों 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 बिकॉज इट इज अ स्टीम, उसने अपनी बस हीट दे दी है, लेकिन फिर भी अभी इससे ज्यादा है। और वो लोग मिलते कहाँ पर है? पॉइंट नंबर 5 पर। 9 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं? 5। तो दिस इज योर टीएस डायग्राम। इसको मैं साफ साफ बना दे रहा हूँ, यहाँ समझाने में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। जो आपका टीएस डायग्राम है वो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक, 1 2 3 and 4, this is 6, this is 7, this is 8, और जो आपका ये 4 और 9 मिलके क्या बनाएंगे? यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर 9 आएगा। दिस इज योर पॉइंट नंबर 5, 2 2 9 5 and 4। तो दिस इज योर टीएस डायग्राम ऑफ क्लोज्ड फीड वाटर हीटर। क्लोज्ड फीड वाटर हीटर, दिस इज योर टीएस डायग्राम। ठीक, खुद से प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा चीजें, खुद से बना के देखिएगा समझ में आ जाएगा ये है कैसे, कैसा फ्लो डायग्राम है इसका। ठीक, तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक जो रैंकाइन साइकिल है और उसमें रीजनरेशन और रीहीट यहाँ पर आपका खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पैरामीटर्स ऑफ रैंकाइन साइकिल। ठीक, अब देखिए, और हम इसमें ये देखेंगे कि अगर हम रैंकाइन साइकिल के प्रेशर, जो हमारा जो कंडेंसर प्रेशर है, उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, या बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको हमको देखना है। ये मैंने बात पहले भी डिस्कस करी थी और आज भी फिर से डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारी जो कार्नोट साइकिल होती है वो क्या कहती है कि अगर आप मीन टेम्परेचर ऑफ एडिशन जो है अगर आप इंक्रीज करते हैं तो कार्नोट एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, या मीन टेम्परेचर टीएम को आप रिजेक्शन मीन टेम्परेचर ऑफ रिजेक्शन को आप डिक्रीज करते हैं तो भी कार्नोट एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो अल्टीमेटली हमको, इफ वी वांट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल, तो हमको मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को इंक्रीज करना है या मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन को डिक्रीज करना है। तो देन वी विल बी एबल टू अचीव द हायर एफिशिएंसी एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वन। ये बात हम अपनी कार्नोट साइकिल में पढ़ चुके हैं और इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले जरा इसको देखते हैं कि अगर हम मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन को अगर हम कम करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज, ये कैसे होगा? इट इज डन बाय लोअरिंग द कंडेंसर प्रेशर। कैसे देखते हैं? ओरिजिनल साइकिल मेरी 1 2 3 4 रहेगी, और जो मेरी, मैं अगर लोअर करूंगा तो जो चेंज साइकिल होगी दिस विल बी, वो डैश से मैं शो करूंगा। ये बनी आपकी ये। दिस इज योर ओरिजिनल साइकिल। टेढ़े मेढ़े डायग्राम बनते हैं बस यार समझ जाए ना। 1 2 3 एंड 4। अब जो कंडेंसर प्रेशर है आपका वो क्या है? दिस इज योर टीएस डायग्राम। कंडेंसर प्रेशर क्या है आपका ये। अब आप इसको अगर इसको लोअर करेंगे तो यानी कि हमारा जो जो कंडेंसर प्रेशर है, कंडेंसर यही तो है, इसको मैं और छोटा करता हूँ, मतलब यानी कि प्रेशर इसका और कम करता हूँ, यानी कुछ यहाँ पर आएगा, यानी कि दिस इज योर 4 डैश, और ये आपका 2 डैश, और ये सब सेम रहेगा।
तो आपने क्या किया, कंडेंसर प्रेशर को लो किया। ठीक, तो हम ये जानते थे कि नेट नेट एरिया ऑफ द टीएस डायग्राम इज योर डब्ल्यू, इज योर वर्क डन। ठीक, वर्क डन क्या होता है, हमारा नेट एरिया ऑफ द टीएस डायग्राम। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका, अगर आपने कंडेंसर प्रेशर को लोअर कर दिया है तो आपका क्या डब्ल्यू नेट क्या हो जा रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। तो जो आपका डब्ल्यू नेट है वो क्या करता है, वो इंक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपने जो कंडेंसर प्रेशर है उसको हम लोअर करते गए तो क्या होगा, हमारा जो डब्ल्यू नेट है वो इंक्रीज करेगा, एंड द एफिशिएंसी विल इंक्रीज। कि भैया आपको जब ज़्यादा वर्क मिला तो एफिशिएंसी अल्टीमेटली इंक्रीज करेगी। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हम इस कंडेंसर प्रेशर को लोअर करते रहेंगे तो हमारी साइकिल की एफिशिएंसी जो वो इंक्रीज करेगी। लेकिन सबकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, तो हम उसको कितने प्रेशर तक लोअर कर सकते हैं कि हमारी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज करती रहे। ठीक, तो आप अगर आप इसका प्रेशर को कम करते जाएंगे कंडेंसर प्रेशर को, तो क्या होगा कि आपकी लीकेज होने लगेगी। भाई लीकेज कैसे होने लगेगी कि आपका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर से आपका जो यहाँ साइकिल का प्रेशर है, जो साइकिल का प्रेशर है विल बी लेस देन जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, एयर जो है उसमें लीक करने लगेगी आपके टरबाइन में। तो हम क्या कर, और एयर लीक करने लगी तो वो किससे मिक्स हो जाएगी, वो स्टीम से मिक्स होने लगेगी। तो हम उसको क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर नीचे लेके जाते हैं तो हमारी लीकेज का जो प्रॉब्लम होती है वो इंक्रीज करने लगती है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम प्रेशर तक ही डिक्रीज कर सकते हैं अपने कंडेंसर प्रेशर को। ठीक है ना, वरना लीकेज होने लगेगी। ठीक, तो ये हमने क्या किया, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन को कम किया। ठीक, सेकंड देखते हैं हम, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को जरा इंक्रीज करें। सेकंड इज जिसको हम बोलते हैं सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग मैंने बताया था क्या होता है। भाई पहले आपका सैचुरेटेड वेपर होता है और उसको आप फर्दर हीट करते रहते हैं सेम सेम प्रेशर पे, तो क्या होता है, इट इज सुपर हीटिंग। ठीक, हम सुपर हीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। पहले मैं अपनी नॉर्मल साइकिल बनाऊंगा टीएस, फिर देखते हैं सुपर हीटिंग से क्या फर्क पड़ता है। टीएस, यानी 1 2 3 एंड 4। ठीक, सुपर हीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि हम इसको यहाँ तक लेके गए 3 डैश तक, और यहाँ पर हमने क्या किया, ये फर्दर एक्सपेंड हुआ तो दिस इज योर 4 डैश। ठीक, सुपर हीटिंग क्या किया हमने, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको स्टीम को बजाय यहाँ पर 3 पे तक हीट करने के, हमने और उसको फर्दर हीट किया। तो ठीक है, अगर हमने ऐसा किया तो क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर, देखिए हमारे यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं। एक तो यही है कि हमारा नेटवर्क बढ़ जा रहा है, क्यों, क्योंकि एरिया आपका बढ़ जा रहा है तो डब्ल्यू नेट विल इंक्रीज, तो एफिशिएंसी हमारी क्या हो रही है, इट विल इंक्रीज। ये बात हम समझ गए कि जो हमारा वर्क का एरिया है वो हमको ज़्यादा मिल रहा है। ठीक, अच्छा इससे दो चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम इसको कितना टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते, कितना टेम्परेचर को लेके जाएं, कि भाई इसका भी कोई एक एक लिमिट होगी ना। तो इसका जो टेम्परेचर लिमिट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द मेटलर्जिकल कंडीशन ऑफ द टरबाइन। तो वो किस पे डिपेंड करती है, मेटलर्जिकल कंडीशन पे ऑफ द टरबाइन। यानी कि जो हमारा जो टरबाइन जिस मेटल का बना होगा उस पर डिपेंड करेगी आप अपनी स्टीम को कितनी फर्दर इंक्रीज का, टेम्परेचर कितना फर्दर आप इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना, तो सो फार हम अब तक अचीव कर पाए एक रफ है ये 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम स्टीम को ले जाते हैं। उससे ज़्यादा ले जाने के हमने मटेरियल को अभी डेवलप नहीं किया है। ठीक, एक बात तो ये हो गई कि हम एफिशिएंसी बढ़ी है, लेकिन हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं कि जितनी हमारी मेटलर्जिकल कंडीशन हमको लिमिट कर सकती है। देखिए दूसरा फायदा हमारा जो, एक तो डब्ल्यू नेट इंक्रीज हो ही रहा है, दूसरा फायदा देखिए हमारा कहाँ पर हो रहा है, वो यहाँ पर हो रहा है कि हमारी जो स्टीम की वेटनेस है वो देखिए कम हो जा रही है, आपकी स्टीम और ड्राई हो जा रही है। तो आप सुपर हीटिंग का जो दो फायदे होते हैं, एक तो डब्ल्यू नेट तो बढ़ता ही बढ़ता है, हालांकि इससे क्यू नेट, क्यू भी आपका देखिए जो आपका क्यू इनपुट है वो भी बढ़ रहा होगा। आप टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे, हीट ही तो इनपुट करोगे, वो भी बढ़ रहा होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि हम सुपर हीटिंग इसलिए भी करते हैं कि जब आपका एक्सपेंड होता है तो देखिए स्टीम आपकी ड्राई होती है।
तो वो हमको हम वहाँ पर मॉइस्चर कम देती है, तो क्या हो रहा है हमारा टरबाइन जो है वो कोरोड नहीं हो रहा है। तो दो फायदे होते हैं हमारी सुपर हीटिंग से कि मॉइस्चर कंटेंट विल डिक्रीज। ठीक। अच्छा, थर्ड देखते हैं। थर्ड, इंक्रीजिंग दी बॉयलर प्रेशर। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारी ओरिजिनल साइकिल टीएस डायग्राम। यहाँ तक बनी, यानी कि 1 2 3 एंड 4। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने बॉयलर प्रेशर को और इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर लेके जा रहे हैं। इसको मैं अलग पेन से ही बना देता हूँ। देखिए ये, ठीक। और लेकिन बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर हम उतना ही रख रहे हैं। तो टेम्परेचर यानी कि ये यहीं तक ही जाएगा और ये यहाँ पर आएगा। दिस इज योर 4 डैश, दिस इज योर 2 डैश, दिस इज योर 3 डैश, ये दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू नेट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, डब्ल्यू नेट इंक्रीज कर रहा है। लेकिन लेकिन जो इसका नेट, जो नेट इफेक्ट है वो क्या करता है, इट इंक्रीजेस दी टोटल डब्ल्यू नेट। जो इसका डब्ल्यू नेट है वो टोटल इंक्रीज ही करता है, यानी कि डब्ल्यू नेट जो इसका इफेक्टिव है वो इंक्रीज ही कर रहा है। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इफ यू आर इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर, हमारा क्या हो रहा है, डब्ल्यू नेट का जो इफेक्टिव वर्क आ रहा है वो दैट इज इंक्रीजिंग। ठीक। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी एक कोई कंडीशन होगी कि भाई हम कितना प्रेशर उसका इंक्रीज कर पाए। तो वो हमारा डिपेंड करता है आपके बॉयलर की मेटलर्जिकल कंडीशंस पे। ठीक है। तो बॉयलर की मेटलर्जिकल कंडीशंस ही लिमिट करती हैं कितना हम उसके प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक। तो सो फार हम देखिए, एक बात और इसमें मैं आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो हमारे मॉडर्न बॉयलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको उसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स। ठीक। आप इफ यू वांट कि आपका कोरोजन हो ही ना, तो आप क्या करोगे, आप ये चाहोगे कि आपका जो जो आपका वाटर है वो डायरेक्टली किसमें फ्लैश हो जाए, वेपर में, यानी कि कोई वेट रीजन ना आए। तो हम क्या करते हैं, सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स को डिजाइन करते हैं कि आपका दिस इज योर क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर इज 22.06 मेगा पास्कल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका दिस इज योर, ये आपका पंप लगा हुआ है। पंप ने क्या किया, पंप के बाद जहाँ पे बॉयलर होता है वो इस प्रेशर पे वर्क करता है कि ये वो सीधे आपका डायरेक्टली फ्लैश कर जाता है किस में, वेपर में। यानी कि ये आपका प्रेशर कितना होगा, जैसे 22.06, तो ये वाला प्रेशर क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन 22.06 मेगा पास्कल। और ये आपका पंप 1 2, और ये आपका यहाँ पर आपने टरबाइन लगाया, एंड दिस इज 4। ठीक। तो हम क्या करते हैं, सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स को यूज करते हैं जब जहां पर हम कहते हैं कि वी आर इंक्रीजिंग दी प्रेशर। तो हम क्या करते हैं, ऐसे इस तरह डिजाइन करते हैं कि आपका वेट रीजन आता ही नहीं है। तो दीज आर नोन एज सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स। सुपर क्रिटिकल पावर, ठीक। और इसको सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स बोलते हैं। जिस बॉयलर में आपका इस तरह का होती है तो दिस इज नोन एज दी सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स। इसको हम जो बॉयलर्स एंड आपका बॉयलर माउंटिंग्स एंड एसेसरीज और टाइप्स ऑफ बॉयलर्स जो आपका चैप्टर है यूनिट 3, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूँ। ऑलराइट। तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है वो इस तरह फिनिश होता है। ठीक। इसमें 2 3 टॉपिक और हैं छोटे छोटे, जरा डिस्कस कर लेते हैं। One topic is your exergy analysis of the Rankine cycle, यानी कि सेकंड लॉ एनालिसिस। और
exergy analysis of Rankine cycle। ये लाइन टेढ़ी ही बनती है मुझसे। ऑल राइट, एक्सर्जी एनालिसिस, फिर से वही सब थर्मोडायनेमिक्स का चीजें आ रही हैं, देखिए फिर से आ रही हैं। हमने हमने पढ़ा था व्हाट इज एक्सर्जी। एक्सर्जी हमने पढ़ा था इट इज द टोटल मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी इनसाइड द सिस्टम। यही तो एक्सर्जी होती है, जिसको हम अवेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम उसकी मैक्सिमम, हम अगर इफ वी वांट टू फाइंड आउट कि उसमें कितनी मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी है, तो हम ये, और अगर हमको पता है कि उसकी एक्सर्जी कितनी है, यानी कि मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी कितनी है, ठीक, और हमको पता है कि अनअवेलेबिलिटी कितनी है, यानी कि जिसको हम इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, अनअवेलेबिलिटी वो कितनी है। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, वी विल फाइंड आउट कि हम टोटल टोटल एनर्जी उसमें उस सिस्टम में कितनी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। भाई एक्सर्जी तो मैक्सिमम एनर्जी हो गई, और अनअवेलेबिलिटी या आपकी जो अनअवेलेबिलिटी या आपकी इरिवर्सिबिलिटी है वो सिस्टम में होगी, और दोनों को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दी टोटल एनर्जी। तो ये हम उसकी एक्सर्जी एनालिसिस कर रहे हैं कि हमको, अगर हमको उसकी अनअवेलेबिलिटी अगर पता चल जाए, हमको ये पता चल जाए, तो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हम एक्सर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास फंक्शंस होते हैं, जो हमने एक्सर्जी फंक्शंस पढ़े थे अपने एक्सर्जी वाले चैप्टर में। ठीक, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए, जो ये अनअवेलेबिलिटी आई क्यों, इसके बारे में ये आई क्यों, जो हमने रैंक, जो हमारी कार्नोट साइकिल थी, कार्नोट साइकिल थी, इट वाज टोटली रिवर्सिबल साइकिल। इट वाज टोटली रिवर्सिबल साइकिल, यानी कि इसका मतलब क्या था कि वो इंटरनली रिवर्सिबल भी थी एंड एक्सटर्नली रिवर्सिबल भी थी। ये सब चीजें यहाँ थर्मोडायनेमिक्स की थी, आपको यू शुड नो। लेकिन चलो फिर भी मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ कि टोटल रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। और देखिए, इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल का मतलब ये है कि जो उसके प्रोसेस हैं, अगर कोई साइकिल इज योर वन, इफ योर साइकिल इज योर इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल, यानी कि उसके सारे जो प्रोसेस हैं दे ऑल आर रिवर्सिबल। एक्सटर्नली रिवर्सिबल साइकिल का मतलब क्या है कि सराउंडिंग से कोई उसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो जो कार्नोट साइकिल थी, इसको हमने माना था कि इट इज टोटली रिवर्सिबल साइकिल। लेकिन जो आपकी रैंकाइन साइकिल है, या जो हम और भी साइकिल्स हमारी पढ़ते हैं, ठीक, इनको हम बोलते हैं इट इज इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल। यानी कि इनके जो प्रोसेस हैं दे ऑल आर रिवर्सिबल। लेकिन जो इसके, जो लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक्सटर्नल सोर्स से या सराउंडिंग से या बाउंड्री से देयर इज सम एक्सचेंज ऑफ द हीट। ठीक, अच्छा, तो अगर हमारा सराउंडिंग से, कोई हमारा सराउंडिंग से, यानी एक्सटर्नली रिवर्सिबल अगर नहीं है, इसका मतलब कि सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज हो रहा है। और सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम में आपकी, जो सिस्टम में आपका क्या हो रहा है, इंट्रॉपी जनरेट हो रही है, मतलब देयर इज जनरेशन ऑफ इंट्रॉपी। भाई सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, किसी अच्छे फॉर्म की हीट आपके बाहर जा रही है, तो क्या हो रहा है कि देयर इज सम जनरेशन ऑफ द एंट्रोपी। तो वो हमको वो जनरेशन निकालना है, वही हम जिस जनरेशन की बात कर रहे थे कि हम अगर अनअवेलेबिलिटी निकाल लें, तो हम वी विल फाइंड आउट द टोटल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर साइकिल। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि हमारी जो अनअवेलेबिलिटी है, जिसको हम इरिवर्सिबिलिटी भी बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू टी नॉट इंटू एस जेन। ये हमने अपना पढ़ा ही था, ये हमने एक्सर्जी में पढ़ा ही था। ठीक, अच्छा, तो हम जरा इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं एक्स डिस्ट्रक्शन से, अगर मैं इसको मैं एक्स डिस्ट्रक्शन से डिनोट करूं, दिस इज इक्वल टू टी नॉट एस जेन। यहाँ पर नॉट, टी नॉट एस जेन, और ये डॉट लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, पर सेकंड के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट, पर सेकंड। तो दिस इज इक्वल टू टी नॉट, यानी कि एस आउट, यानी कितनी इंट्रॉपी बाहर जा रही है, इनटू एस इन, सिस्टम से कितनी इंट्रॉपी गई, और माइनस एस इन। इसको फर्दर ब्रेक करते हैं, दिस इज इक्वल टू टी नॉट, ओके क्या हो रहा है, दिस इज इक्वल टू
इज इक्वल टू एम आउट। इसको हमने इस तरह लिखा टीबी। समझाता हूँ ये है क्या क्या। इसको हमने फर्दर जो आपका एस आउट और एस इन को हमने क्या किया फर्दर ब्रेक किया है। तो दिस इज यानी कि जो इंट्रॉपी आपकी थी इसको मैंने एम आउट से रिप्रेजेंट किया है, एम आउट प्लस क्यू बाई टी मतलब समेशन ऑफ क्यू बाई टी जो हम इंट्रॉपी को डिनोट कर देते माइनस कितनी इंट्रॉपी उसकी जो है वो सिस्टम के अंदर जा रही है, सिस्टम के बाहर कितनी इंट्रॉपी जा रही है माइनस सिस्टम की कितनी इंट्रॉपी अंदर जा रही है। ठीक है ना, तो इसका इसका इसको हमने इस तरह लिखा। ठीक। अच्छा, पर यूनिट मास के टर्म्स में अगर लिखें इसको यानी कि एक्स डॉट डिस्ट्रक्शन अगर हम लिखें पर यूनिट मास के टर्म्स में दिस इज इक्वल टू टी नॉट एस ई माइनस एस आई सब स्मॉल में है प्लस क्यू आउट अपॉन टी बी आउट माइनस क्यू इन अपॉन टी बी इन। ठीक है ना, ये इसको फिर से समझ लीजिए कि हम वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट इज द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो ये हमारी होती है टी नॉट इंटू एस जेन, ये हम जानते थे। ठीक है। अच्छा, तो अब एस जेन हम क्या होता है जो जनरेशन कितना होता है यानी कि आपकी इफेक्टिव इंट्रॉपी यानी सिस्टम से कितनी इंट्रॉपी बाहर जा रही है और कितनी इंट्रॉपी सिस्टम में अंदर जा रही है। ठीक। तो ये आपकी ये वाली इंट्रॉपी कौन सी है जो सिस्टम के में बाहर जा रही थी और ये वाली इंट्रॉपी आपकी क्या है जो सिस्टम में अंदर आ रही थी। ठीक, यानी कि ये अगर माइनस होगा तो यहाँ पर ये चीज़ प्लस होगा, वो जब आपने ब्रैकेट खोला तो वो ये दोनों माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, ये इसलिए है। अच्छा, और जो आपका वेयर टीबी एंड टीबी आउट और टीबी इन क्या है, टीबी आउट एंड टीबी इन आर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम की बाउंड्री उसी से तो हीट आपकी अंदर बाहर हो रही है। ये आर बाई सिस्टम बाउंड्री वेयर द हीट इज ट्रांसफर्ड इन एंड आउट। इन एंड आउट। ठीक, और क्यू वही जो हीट है आपकी। तो इस जो आपने डिस्ट्रक्शन की जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह लिखी जाएगी यानी कि अनअवेलेबिलिटी जो है ऑफ योर रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल क्या, हर साइकिल की एफिशिएंसी डिस्ट्रक्शन जो होती है जो इरिवर्सिबिलिटी होती है वो इसी फॉर्म में लिखी जाती है, ये उसका फंक्शन होता है, ये इस तरह लिखती है। ठीक। और इसकी ये तो हमारा पर यूनिट सेकंड में था। अगर किलो जूल पर केजी में लिखे इसको तो एक्स डिस्ट्रक्शन यानी कि डॉट हटा दें अगर, दिस विल बी रिटन एज टी नॉट समेशन ऑफ क्यू आउट अपॉन टी बी आउट माइनस समेशन ऑफ क्यू इन अपॉन टी बी इन। दिस इज योर डिस्ट्रक्शन या अनअवेलेबिलिटी या इरिवर्सिबिलिटी इन किलो जूल पर केजी। तो ये फंक्शन है, मतलब एक तरह से लिखने का तरीका है कि इफ यू फाइंड आउट व्हाट इज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और अ साइकिल तो उसको हम इस तरह लिखते हैं, मतलब कितनी एनर्जी उससे, एनर्जी नहीं कितनी एंट्रोपी उस सिस्टम से बाहर जा रही है और कितनी एंट्रोपी सिस्टम के अंदर आ रही है। ठीक। इसमें लास्ट पार्ट है हमारा को जनरेशन। योर लास्ट पार्ट इज योर को जनरेशन रैंकाइन साइकिल का। देखिए क्या होता है, जो हमारी कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि ऑयल इंडस्ट्री हो गई या पेपर इंडस्ट्री हो गई, ठीक, लेदर इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमको प्रोसेस्ड हीट चाहिए होती है। प्रोसेस्ड हीट क्या होती है, प्रोसेस्ड हीट मतलब क्या है कि हमको इस ऑयल इंडस्ट्री में कुछ सिस्टम को रन कराने के लिए या कोई प्रोसेस को रन कराने के लिए हमको कोई किसी फॉर्म में हीट चाहिए होगी। ठीक। अच्छा, तो वो हीट इस तरह नहीं होती है कि आपने क्या किया, सिंपली फर्नेस को आपने बर्न किया और फर्नेस से जो हीट निकल रही है वो आपने डायरेक्टली सप्लाई कर दी। नहीं,
हमको यहाँ पे प्रोसेस्ड हीट चाहिए होती है, यानी कि कंट्रोल्ड हीट चाहिए होती है। एक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमको हीट चाहिए होती है। तो ये जो आपके जो आपकी जो इस तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक बॉयलर होता है, ठीक। बॉयलर में स्टीम जनरेट हुई और वो कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर प्रोसेस्ड हीट के फॉर्म में, प्रोसेस्ड हीट के फॉर्म में। और ये आपका यहाँ पर आपका दिस इज योर पंप, ठीक। यानी कि ये आपकी दिस इज योर वन ऑफ योर इंडस्ट्री, जो मैंने इंडस्ट्री ऊपर डिस्कस करी, ठीक। बॉयलर है, बॉयलर में आपने क्या किया, हाई ग्रेड एनर्जी को दिया किसी फ्यूल के फॉर्म में, ठीक। यहाँ से आपकी स्टीम गई और स्टीम ने क्या किया, उस प्रोसेस्ड हीट को आपने इंडस्ट्री उस प्रोसेस हीट को उस इंडस्ट्री ने यहाँ पर यूज किया, और जो आपकी स्टीम थी वो वाटर में कन्वर्ट हुई और पंप ने फिर से वापस बॉयलर में भेज दी। तो इन इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डायरेक्टली यहाँ पर इंडस्ट्री में ये वाली हीट यहाँ नहीं पहुंच रही है, हीट किसके फॉर्म में पहुंच रही है, इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, ठीक। तो को जनरेशन में हम क्या करते हैं कि जो जो हमारी जो स्टीम होती है, जो हम टरबाइन में एक्सपेंड करा देते हैं, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट टू दी कंडेंसर, हम कंडेंसर में अल्टीमेटली उसको कूल ही तो करते हैं। तो अगर हम उसको कूल कर मतलब अगर हम उसको कंडेंसर में कूल करने के बजाय उसको हम यहाँ पर भेज दें, तो क्या होगा, आपका एक इंडस्ट्री, एक छोटी इंडस्ट्री भी रन कर जाएगी, ठीक है। तो अगर को जनरेशन की आपकी डेफिनेशन पूछे तो व्हाट इज को जनरेशन की डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम सेम एनर्जी सोर्स, ठीक। तो ये आपका को जनरेशन होगा, कैसे, वही है रैंकाइन साइकिल में क्या हुआ, हमारा बॉयलर, ठीक। बॉयलर ने क्या किया, यहाँ पर टरबाइन में भेजा स्टीम को, इंस्टेड ऑफ कंडेंसर हमने ये क्या किया, यहाँ पर क्या लगाया, प्रोसेस्ड हीट, एंड देन योर पंप। कंडेंसर नहीं यूज किया हमने, यहाँ पे क्या किया, प्रोसेस हीटर लगाया, जो कि क्या कर रहा है, किसी एक इंडस्ट्री में हीट को सप्लाई कर दे रहा है, क्यों सप्लाई कर दे रहा है, ठीक। और भाई कंडेंसर हीट तो रिजेक्ट ही कर रहा था, तो वो जो हीट रिजेक्ट हुई वो हमने क्या किया, किसी इंडस्ट्री में सप्लाई कर दी। तो सेम एनर्जी सोर्स एक तरह से बताने का तरीका है कि सेम एनर्जी सोर्स से अगर आपको हीट मिल रही है तो दिस इज योर को जनरेशन, ठीक। तो इसको को जनरेशन की इफेक्टिवनेस को जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारा जो एक टर्म हम बोलते हैं, इट इज यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो दिस इज इक्वल्स टू, इसको सेवन सेलेक्ट करते हैं, डब्ल्यू नेट, तो डब्ल्यू नेट तो हमको मिल ही रहा है, प्लस हमने इसको कितनी प्रोसेस हीट डिलीवर करी, डिलीवर्ड अपॉन क्यू एन, ठीक। तो आइडली क्या होगा, अगर इसको आप आइडली देखेंगे तो इट इज 100% कि भाई पंप कितनी हीट आपने, थोड़ी हीट डब्ल्यू नेट आपको किस में मिला, टरबाइन में गया, बाकी बचा वो आपने प्रोसेस हीट में डिलीवर कर दिया, और क्यू इन आप दे ही रहे हो। तो ये वैसे आइडली तो 100% होगी, बट एक्चुअली हम इसको अप टू 80% तक अचीव कर लेते हैं, अप टू 80% जो हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है, ठीक। तो दिस इज को जनरेशन। अच्छा, इन टॉपिक्स में एक हमारा और है बाइनरी वेपर साइकिल्स, ठीक। ये हम जब गैस टरबाइंस को पढ़ लेंगे तब सीखेंगे। इसमें क्या होता है कि दो साइकिल्स एक साथ यूज होती हैं, कि भाई आपका पहले गैस साइकिल यूज होगी, फिर गैस साइकिल की जो हीट होगी, जो हीट रिजेक्शन होगा, उससे आप क्या करोगे, स्टीम को स्टीम ऑब्टेन करोगे और उससे आप रैंकाइन साइकिल को रन करोगे, ठीक है ना। तो ये बाइनरी साइकिल है, काइंड ऑफ को जनरेशन ही है, लेकिन जब आप रिटर्न साइकिल पढ़ लोगे तब आप इसको सीखोगे। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये पता नहीं क्यों सिलेबस में आपके उल्टा सीधा दे दिया है, बट वी विल डिस्कस इट जब हम इसको रिटर्न साइकिल को पढ़ लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।